मोहन भागवत जी का इन्होंने कार्यक्रम कराया था। और मोहन भागवत जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हो जाता है। उनमें आपका वो वाइवा नहीं देखा जाता, आपका टॉपिक नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि आप आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं कि नहीं है। अर्थदंड लगा रहा है। दूसरा, माँ बाप को फोन कर रहा है कि आपका बेटा यहाँ परीक्षा देने के बाद देखिए किस आंदोलन में जुड़ रहा है, अगर ये इस तरीके की करेगा तो हम इसकी परीक्षा बाधित कर देंगे, इसको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तब मुझे समझ में आया कि अगर किसी छात्र के घर पे गेहूं अगर नहीं बिकेगा तो शायद अपनी फीस नहीं जमा कर पाएगा। गलगोटिया और बीबीडी जैसे लेवल पे पहुंचाना है। तो मैंने कहा कि सर इतना आपको शौक है गलगोटिया और बीबीडी बनाने का, तो आप यहाँ की वाइस चांसलर की कुर्सी छोड़िए और चले जाइए, वही वाइस चांसलर बन जाइए। ये उन्होंने ईगो पे ले रखी थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। पिछले एक महीने से लखनऊ यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र आंदोलित हैं और वीसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। 8 छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उससे कम से कम 500 कॉलेज एफिलिएटेड है, हजारों बच्चे वहां पढ़ते हैं और जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग डबल कर दिया गया है। अगर पहले फीस 28,000 25,000 थी तो अब 40,000 47,000 हो गई है। और ग्रामीण परिवेश के जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो इन कॉलेजों में पढ़ते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने आते हैं और इसका प्रभाव जो है एक बड़े स्तर पर छात्रों पर, युवाओं पर पड़ रहा है। और इसको लेकर के अक्रॉस द पार्टी छात्र आंदोलित हैं। एनएसयूआई हो, समाजवादी पार्टी की छात्र योजना सभा हो या फिर दूसरी पार्टियों के जो युवा हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब आंदोलित हैं। छात्रों की मांग है कि फीस वृद्धि वापस ली जाए और उनका एक नारा है कि वीसी तुमको करना होगा, नहीं तो दिल्ली धरना होगा। उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया है। लेकिन आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े उन छात्रों से बात करेंगे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ विशाल सिंह हैं, एनएसयूआई से जुड़े हैं, प्रेम प्रकाश यादव जी भी हैं और प्रिंस प्रकाश जी हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है और मैं शुरू करूंगा विशाल जी आपसे। ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है, कैसे शुरू हुआ, इस बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप ब्रीफ करें। और अभी छात्र जो अनशन कर रहे थे, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रेम प्रकाश जी तो मैं देख रहा हूं कि प्रोटेस्ट साइड से ही जुड़े हैं, जरा नया अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अभी छात्र क्या कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेटजी क्या है? भैया, जैसे कि इस धरने की जो शुरुआत होती है फीस वृद्धि से होती है, और दूसरा जो इसमें एक महत्वपूर्ण एंगल है वो है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारा छोटा भाई प्रिंस जो है वो छात्र है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फीस वृद्धि तो हो ही गई थी, तो उसके आंदोलन लगातार तो चल ही रहे थे। दूसरा चीज ये हम लोग एक दिन नोटिस किए उसी फीस वृद्धि के आंदोलन में बैठ के कि एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे फीस भरने का टाइम आ गया था सेमेस्टर का, तो जब प्रिंस फीस भर रहे थे तो उसमें 1,000 एडिशनल फीस ली जा रही थी। तो जब हम लोग देखे कि 1,000 एडिशनल फीस रिसिप्ट में दिखा रहा है और ब्रोचर में जो है कि वो फीस नहीं दिखा रहा है, तो हम लोगों ने सवाल किया उस पे। उसको लेके हम लोग तमाम प्रशासन, एचओडी से लेके, डीन से लेके और कंट्रोलर से लेके एडमिशन सेल तक हम लोगों ने पूछा। उसका कोई जवाब नहीं था कि एडिशनल फीस क्या है, क्यों ली जा रही है, कहाँ से आया, कोई किसी के पास जवाब नहीं था। इसको लेके हम लोग कुलपति कार्यालय गए कि भाई जब इतने अधिकारियों से पूछने के बाद इसका जवाब नहीं मिला तो अब हम आला अधिकारी से पूछा जाए, जो कि कुलपति हैं, रजिस्ट्रार है। तो हमने रजिस्ट्रार से भी पूछा, तो रजिस्ट्रार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। और फिर इसके बाद हमने तय किया सब लोगों ने, जिसमें प्रिंस, प्रेम, मैं और बाकी जो हमारे 4-5 और साथी लोग थे, हम लोगों ने तय किया कि अब इसका जवाब हम लोग कुलपति से लिया जाए। और अमूमन जो है कि धरना 1 महीने से पहले से चल रहा था फीस वृद्धि के खिलाफ, तो फीस वृद्धि को लेके भी हम लोग को कुलपति महोदय से मिलना था, क्योंकि इतना धरना चल रहा था तो कुलपति का उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। तो ये दोनों पॉइंट्स थे मुकर्ता से। तो हम लोग जो है कि गए कार्यालय गए, हम लोग को बैठाया गया, प्रोक्टोरियल टीम आई, हम लोग को 1 घंटा जो है बैठाए रखे, सिर्फ ये बात कह के कि कुलपति साहब मीटिंग में है, मीटिंग से फ्री होते ही आप लोग को बुलाया जाएगा और वो भेंट करेंगे। तो हम लोग 1 घंटा जो है वेटिंग रूम में, वहीं जो 8 लोग थे हम लोग बैठे थे। तो
हम लोग जब बैठे थे तो जब यूनिवर्सिटी क्लोजिंग का टाइम हुआ तो हम लोग देखे कि अचानक से पुलिस बल जो है, भारी पुलिस बल कुलपति कार्यालय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मुस्तैद कर दिया गया। वो लोग आने लगे, सब इंस्पेक्टर एसएचओ आके हम लोगों को कहे कि आप लोग एक काम करिए, आप लोग यहीं बैठे रहिएगा, जब कुलपति महोदय समय देंगे तब आपको भेंट कराया जाएगा। हम लोग उनके आश्वासन को समझ के वहां बैठे रहे। जब देखे कि अचानक से कुलपति महोदय को पूरी प्रोक्टोरियल टीम और पुलिस की सुरक्षा के बीच कोने से निकाला जा रहा है, तब हम लोग वहां पे खड़े हुए। हम लोगों ने सवाल किया। सवाल यही था कि जो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1000 एडिशनल फीस लिया जा रहा है, ये क्यों लिया जा रहा है? इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास सर नहीं है, तो हम आपके पास आए, शायद इसका जवाब हमें मिल जाए। दूसरा, हम लोग जो फीस वृद्धि के खिलाफ इतने समय से आंदोलनरत है, उसमें भी आप कोई संज्ञान ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इसका भी जवाब दिया जाए हमको। तो हम लोग वो फी रिसिप्ट लेके, ज्ञापन लेके पहुंचे मिलने, लेकिन ऐसा ऑन सर्टेन उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रॉक्टर ने, तमाम लोगों ने, कि कुलपति जो है नहीं मिलेंगे, आप लोग चले जाइए, आप लोग कल आइए। तो उस बात पे जो है हम लोग क्या किए कि हम लोगों ने कहा, अरे सर आपको बताना होगा, हमारी इसमें भाई हम लोग 1 महीने से आंदोलनरत है और एमए की फीस ली जा रही है, जायज फीस नहीं है ब्रोचर के अकॉर्डिंग, ये तो गलत बात है, आपको जवाब देना होगा। इस पे हम लोग जो है उनके साथ, उनको मतलब उनके साथ नीचे आए, ऊपर से नीचे, उनके ऑफिस से नीचे आए, उनके कार के पास तक हम लोगों ने जवाब मांगा कि हम लोग को जवाब दे दिया जाए, लेकिन कुलपति महोदय अपनी कार में बैठे और एकदम रफू चक्कर हो गए। उसके बाद हम पे रात को एफआईआर करा दी जाती है, जबरन एफआईआर कराई जाती है, जबकि हमारी गलती सिर्फ ये थी कि हम सवाल पूछने गए थे। हमारी गलती यही है कि हम सवाल पूछने गए थे, उस सवाल पे हम पे एफआईआर कराई गई है प्रशासन के अकॉर्डिंग, कि हमारी गलती है कि हम सवाल पूछे, मतलब प्रशासन चाहता था कि हम सवाल ना पूछे। और हमारा फिर उसके बाद ये जो 2 साथी हैं हमारे बैठे हैं, प्रेम और प्रिंस, इसमें इन लोगों को जो है इनके खिलाफ कमेटी गठित की गई। पहले एफआईआर हुई जिसमें 8 छात्र थे, 8 में 3 जो है पास आउट है इस कैंपस से, उसमें मैं भी एक हूँ। बाकी जो थे वो कैंपस के छात्र हैं, मतलब वर्तमान में वो कोर्स में एनरोल्ड थे। तो हम लोग एफआईआर होने के बाद हम लोगों इनके खिलाफ कमेटी गठित की गई। कमेटी गठित करने के बाद 24 घंटे में इन लोगों से कारण बताओ नोटिस मांगा गया। तो ये 24 घंटे के अंदर इन लोगों से प्रेम, प्रिंस और हर्षित शुक्ला एक और छात्र है, उससे इन लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि आप लोग क्यों सवाल पूछे, आप लोग मतलब आप लोग जो है उपद्रव करने आए थे, आपका इंटेंशन क्या था। इस तरीके के मनमाने फैसले और मनमाने जो हम लोगों पे आरोप लगाए गए वो थे। दूसरी चीज ये थी कि भाई इस मामले में इन लोगों पे कमेटी हुई, आनन फानन में एफआईआर कराया, और उसी आनन फानन में इन लोगों का 48 से 2 दिन 4 दिन के अंदर सस्पेंशन भी कर दिया गया 3 छात्रों का। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पीएचडी में यहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया गया है, और मुझे उसकी कोई सूचना नहीं दी गई है कि क्यों रिजल्ट हेल्ड किया गया है, मेरा क्यों रोका गया है। कोई लिखित सूचना नहीं, कोई उसकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं दी गई। कोई प्रशासन की तरफ से मैंने जब जवाब मांगा तो मुझे इधर से उधर दौड़ाया गया कि एचओडी साहब कहे कि आप प्रॉक्टर से पूछ लीजिए, प्रॉक्टर साहब कहे कि आप रजिस्ट्रार से पूछ ले, रजिस्ट्रार कहे कि आप एडमिशन कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिए, कोऑर्डिनेटर कहे कि आप वीसी से पूछ लीजिए। लेकिन उसका मुझे लिखित कोई जवाब नहीं दिया गया कि क्यों मेरा एडमिशन यहाँ रोका गया, मेरी क्या गलती है। मेरा एडमिशन बस रोक दिया गया आनन फानन में। तो ये कार्रवाई हुई। उसके बाद लगातार हम लोग इन लोगों का आनन फानन में ही, जब मैं हाई कोर्ट मूव किया अपने मामले को लेके कि मुझे बिना बताए मेरा प्रवेश इन्होंने रोक दिया है, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। तो जब मेरे हाई कोर्ट से इनको नोटिस मिली तो आनन फानन में इन लोगों का उन्होंने निष्कासन कर दिया, उसी रात इन लोगों का निष्कासन कर दिया। और निष्कासन भी ऐसे समय पे किया गया सोच समझ के कि जब कैंपस आपका 1 महीने के लिए पूरा बंद हो रहा है, इस कैंपस में कोई छात्र नहीं, कोई प्रशासनिक काम नहीं होगा, तब इन लोगों का आनन फानन में निष्कासन किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बस हम लोग का तब उसके बाद हम लोग जो है 1 तारीख से आंदोलन पे बैठे, साथी लोग बैठे, और हम लोग अब इसके लिए कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं। और आज 30 तारीख हो गया है, आज 1 तारीख है, 1 महीना इस आंदोलन को पूरा हो गया है। बिल्कुल, आपने जो विशाल जी जो है 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे बताई कि पहले तो जो एमए के कोर्स के लिए जो एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है उसका विवरण छात्रों को नहीं दिया जा रहा है, और प्रिंस जी इसके भुक्तभोगी हैं।
प्रिंस जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में थोड़ा सा और, क्योंकि आपका पर्सनल अनुभव है। और दूसरा ये कि जो वीसी हैं जयप्रकाश सैनी जी, उनके आने के बाद ही ये ऐलान हुआ है और यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसके पास वित्तीय बोझ है, मतलब पैसे नहीं है, ग्रांट उसे बराबर नहीं मिला है और टीचरों को पैसा मतलब सैलरी देने में मुश्किल आ रही है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं प्रिंस जी, आप बताएं जरा। देखिए, जो मामला था मेरे फीस का मामला था, तो जितने भी यहाँ पे पीजी कोर्सेस हैं उन सबकी फीस 4120 रुपए है, लेकिन जो मेरा कोर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें 5120 रुपए लिया जा रहा था। तो मुझे ये जानकारी पहले से थी कि 4120 ही रुपए पीजी की फीस है रेगुलर कोर्सेज की, 5120 नहीं है। जब मैं अपने फीस रिसिप्ट में पाया तो मैं उसी का जवाब मांगने निकला था, हालांकि जवाब तो नहीं मिला और इसीलिए ही निष्कासन किया गया। और निष्कासन करने का मोटो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मेरे आवाज को दबाना था। पूरा मामला यह है कि जब से नए वीसी आए हैं जयप्रकाश सैनी जी, इन्होंने अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स की समस्याओं पर चर्चा नहीं किया है कि आगे यूनिवर्सिटी में कमी क्या है, मुझे स्टूडेंट सेंट्रिक क्या क्या काम करने हैं या स्टूडेंट्स हमसे क्या चाहते हैं। ना ही वो स्टूडेंट से मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या और बाधा जो बनी, पहले के वीसी जाने पे वो कम से कम मिल लिया करते थे स्टूडेंट से, स्टूडेंट लीडर से। इन्होंने सबसे पहले मिलने के दरवाजे बंद किए। इन्होंने कहा कि मैं वाइस चांसलर हूं और वाइस चांसलर का काम नहीं होता सबसे मिले, जिसकी जो समस्या है उसके पास जाए, मुझसे मतलब नहीं है। यही वार्ता जो बंद हुई, यही धीरे धीरे विवाद का कारण बनती गई। इन्होंने आते ही 2000 रुपए का इन्होंने फाइन इंपोज कर दिया लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पे। इन्होंने कहा जिसकी लेट में फीस जमा होगी वो 2000 रुपए फाइन देगा। जो फीस पहले 3 महीने में जमा करने का टाइम होता था, उसके लिए इन्होंने 1 महीना ही किया। और 1 महीने में भी पहले 7 दिन टाइम देते हैं, बच्चे नहीं फीस जमा कर पाते हैं, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर बढ़ा, तो 1 महीने का ही टाइम रहा सबके पास। तो हमने ये बात रखी कि जिस लखनऊ विश्वविद्यालय में सर 4000 5000 रुपए रेगुलर की फीसेस हो और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो, गांव से देहात से आए हुए बच्चे पढ़ रहे हो, राजधानी है, उसमें आप 2000 रुपए फाइन लगा देंगे तो ये उचित नहीं रहेगा। ये बहुत ही दिक्कत का प्रश्न है। क्योंकि देखिए, मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था तो मैंने तो वही दुनिया देखी जो मुझे घर परिवार में मैंने देखी, जो मैंने स्कूल में। तो एक छोटी सी सोच के साथ में था कि अच्छा हो जाता है, सब ठीक है, स्कूल की फीस जमा कर देते थे, क्योंकि मेरे माँ बाप सक्षम थे तो हो जाता था। मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तब मुझे समझ में आया कि अगर किसी छात्र के घर पे गेहूं अगर नहीं बिकेगा तो शायद अपनी फीस नहीं जमा कर पाएगा। अगर कोई छात्र यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं करेगा, वो अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा या गिग वर्कर वाले काम नहीं करेगा तो अपनी फीस जमा नहीं कर पाएगा। ये मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में समस्याओं को जाना और मैं इन सारी चीजों के लिए खड़ा हुआ। तो मैं उन्हीं की धीरे धीरे, मुझे कभी नहीं एम था कि मुझे छात्र नेता बनना है, या वो कभी आज भी नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन समस्याओं को उठाते उठाते हम लोग एक उसमें आ गए कि हम लोग के नाम के आगे स्टूडेंट लीडर लगने लगा। यहाँ तो मामला मेरे साथ ही गेम हो गया। मैं ही अपने प्रश्न के लिए गया तो चूंकि जो 2000 रुपए वाला मामला था उसमें कुलपति साहब बैक नहीं हो रहे थे उसको वापस लेने में। तो करीब 8 दिनों का हमने लगातार आंदोलन किया, सुबह से शाम तक आंदोलन हम करते थे। तो एक मीटिंग हुई हमारी उनसे, तो हमने कहा कि सर ये तो सही नहीं है, आप इतनी फीस लगा दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स का फंडामेंटल राइट होता है कि वो पढ़ाई करें। तो कुलपति साहब का जो जवाब था, मैं सुन के बहुत दंग हो गया। कुलपति साहब ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट एजुकेशन का, वो प्राइमरी एजुकेशन का है, वो हायर एजुकेशन का नहीं है। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन में उन बच्चों को पढ़ाऊं, जिसके पास पैसा हो पढ़े, नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि मुझे इस विश्वविद्यालय को गलगोटिया और बीबीडी जैसे लेवल पे पहुंचाना है। तो मैंने कहा कि सर इतना आपको शौक है गलगोटिया और बीबीडी बनाने का, तो आप यहाँ की वाइस चांसलर की कुर्सी छोड़िए और चले जाइए, वही वाइस चांसलर बन जाइए। ये बात उन्होंने ईगो पे ले रखी थी। तो कहीं ना कहीं जिनके सरकमस्टांसेस थे फीस बढ़ाने के, और जो हम बात बात में इनका विरोध करते थे कि समस्याएं सॉल्व नहीं करते थे, यही लखनऊ विश्वविद्यालय है। मई जून में हम लोग को पानी नहीं मिलता है सर, पानी पीने के लिए। इस पूरे कैंपस में आप चले जाएंगे, आरओ खराब है, फ्रिज कूलर खराब है। मतलब वो तो हमारी मूलभूत, ये तो ह्यूमन राइट्स है ना, मतलब पानी पीना। इस पे वो बात नहीं करेंगे। इस पे हमने एक प्रोफेसर साहब का वीडियो बना दिया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। बाद में कुलपति जी इस वीडियो को लेके मेरे बहुत नाराज हुए। उसमें ये हुआ कि मैं गया, पानी एकदम खराब आ रहा था, उस पानी का मैंने टीडीएस चेक किया, लॉ फैकल्टी में,
उस पानी का TDS था 800। तो मैं वो उनके HOD के पास जाता हूँ, डायरेक्टर के पास, मैं कहता हूँ कि सर ये पानी आप लोग पीजिए और मुझे बताइए कि ये पानी कैसा है। उसकी पूरी बाकायदा वीडियो बनाई गई। अंत तक इनके प्रोफेसरों ने उस पानी को नहीं पिया। मैं बहुत हैरान हुआ, प्रोफेसर अपने ही डिपार्टमेंट का पानी पीने से मना कर दे रहा है और सामने बिस्लेरी की बोतल रखी है, वो उससे पानी पी रहा है। तो क्या हम लोग जानवर हैं क्या? हमारी फीस पे ये विश्वविद्यालय चलता है। जगह जगह से अपने सपने लेके आए छात्र यहाँ पे हमें ये करना है, वो करना है, बनना है, और उन्हें पानी भी ना मिले, तो इससे ज्यादा अनैतिक चीज कुछ हो नहीं सकती है। इस बात पे कुलपति साहब मुझसे नाराजगी देता है कि आपने वीडियो वायरल कर दिया, आपने यूनिवर्सिटी को डिफेम किया है। तो हमने कहा क्या सर, जो बच्चे यहाँ पानी नहीं पी पा रहे हैं, वो मर रहे हैं, ये डिफेम कहेंगे आप इस चीज को? आप पूरी तरीके से मार रहे हो और हम यूनिवर्सिटी की हम चीजों को, समस्याओं को बाहर ही नहीं ले जा सकते। तो यही सारे टसल थे, तो उनको ये मालूम था कि यही 2-4 छात्र हैं जो समस्याओं को लेके खड़े रहते हैं, तो उन्होंने हमको निष्कासित करने के लिए बहाना चाहिए था। हमने इनको गए 1 घंटा वेट किए कि हमें सर से मिलना है, मेरी फीस का मामला था। तो उन्होंने सोचा कि इस पर जवाब तो उनके पास था नहीं, क्योंकि 1 घंटे तक प्रोफेसर हमें समझाते रहे, अरे बेटा रहने दो, छोड़ दो, इस पे बात मत करो। हम लोग नहीं माने, तो उन्होंने पुलिस बुलाई। तो हम लोग को भी मतलब गुस्सा था एक, कि भाई हम विश्वविद्यालय में अपने कुलपति से मिलने आए हैं, 1 घंटे में इंतजार कराया जा रहा है, हम सही मुद्दे के लिए आए हैं और आप पुलिस बुला रहे हो। इस चीज को लेकर हमने विरोध किया। हमारे कुछ साथी प्रेम है, गाली लेट गए, तो कुलपति ने कहा पुलिस से मुकदमा लिखने के लिए। चूंकि पुलिस वहां पे खुद मौजूद थी, तो पुलिस ने मना किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रकरण नहीं है सर, हमारी कम से कम 15-20 पुलिस वाले थे, ऐसा प्रकरण नहीं है कि उनके पर मुकदमा लिखा जा सकता है, वो तो सही चीज पूछने आए थे। तो उन्होंने पुलिस वालों को बाकायदा धमकाया, राजभवन की धमकी दी कि मैं राजभवन तुम लोग के खिलाफ शिकायत करूंगा, और प्रॉक्टर से तहरीर दिलवा के जबरदस्ती हमारे पे FIR करवाया। अब FIR सुनिएगा क्या क्या धाराएं लगी हैं। सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, कुलपति की मूवमेंट को रोकने का प्रयास किया गया, जब उनकी गाड़ी जा रही थी उन्हें मारने का प्रयास किया गया। ये सारी वीडियोस हमारे पास थी। अगर कुलपति छात्रों के लिए ही काम करने के लिए बना है और छात्र ही उससे जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं, वो भागे, तो क्या ये सरकारी कार्य में बाधा है? अगर ये बाधा है सर, तो हम बार बार ये बाधा उत्पन्न करेंगे। वो पूरी वीडियो है, हमने कुलपति साहब को छूने तक का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि हमें हमारी लिमिट्स मालूम है कि हम स्टूडेंट्स हैं। हम एकदम पर्ची लेके, मतलब जो हमारा फीस रिसिप्ट था, मैं उसको लेके पीछे पीछे भाग रहा था। तो चूंकि खैर इन्होंने किया, तो लेकिन उस दिन हमने ठान लिया, इन्होंने हमारा निष्कासन तो कर दिया। और निष्कासन इसलिए भी किया इन्होंने, क्योंकि ये जब से आए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB के रिजल्ट में धांधलेबाजी हुई। अब मैं LLB का प्रकरण आपको बता दूं, LLB के रिजल्ट जारी किए गए, तो LLB के रिजल्ट आए सर, LLB में जो टॉपर्स बच्चे थे, जिनके बढ़िया बढ़िया नंबर आते थे, वो फेल हो गए। जब वो फेल हुए तो हैरान हुए कि भाई हम फेल कैसे हो गए। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि इतना आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ITI मारिए। तो 300 रुपए ITI लगता है, ITI का, कि अपनी कॉपी आप देख सकते हैं। तो 300 रुपए के उन लोगों ने ITI मारी, उसमें नंबर ज्यादा है। ITI लगाने का 300 रुपया क्यों लगता है? 10 रुपए का चार्ज है, अब 300 रुपए हो गया है जी। यूनिवर्सिटी में 300 रुपए लिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ सर, एक सब्जेक्ट की हमें कॉपी देखनी है तो 300 रुपए देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सारा देख पाएंगे जी, अपनी कॉपी देखने के लिए। अब सुनिएगा, बात की जानी चाहिए, लेकिन हाँ आप बताइए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेरे नंबर ज्यादा निकल आते हैं जोड़ने में, या उसमें हम देखते हैं कि हमने आंसर सही लिखा है, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप इसको चैलेंज करिए। चैलेंज करने के लिए यूनिवर्सिटी 2500 रुपए लेती है पर कॉपी, पर स्टूडेंट से। तो सीधे सीधे 2800 रुपए आप दीजिए, तब जाके आप देखेंगे। तो कई छात्रों ने, मतलब हजारों की संख्या में छात्रों ने मारा ITI, और उन्होंने पाया गलत है। तो यूनिवर्सिटी ने चालाकी से क्या किया, जब पैसा ले लिया है उनका, तो इन्होंने रिजल्ट गायब कर दिया पोर्टल से। फिर इन्होंने फ्रेश रिजल्ट जारी किया, तो उसमें जो फेल थे वो पास हो गए, जो पास थे वो फेल हो गए। इतना बड़ा ग्लिच 2-3 बार इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। इस चीज को लेके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। कॉलेज से भी बच्चे चल के आते हैं, सीतापुर से, हरदोई से, कि भाई हम अपना यूनिवर्सिटी में जाके पूछें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि कुलपति साहब उनसे मिलने से मना करते हैं। 100 की संख्या में बच्चे होते हैं, और कम से कम उसमें 50% महिलाएं थी। उन महिलाओं के साथ इस विश्वविद्यालय में मैन हैंडलिंग होती है प्रॉपर।
मतलब उन्हें आदमी द्वारा ढकेला जाता है, प्रोफेसर द्वारा ढकेला जा रहा है, पुलिस टांग के ले जा रही है, उसके बाद भी कुलपति ने डेलीगेशन से उनके मिलने से मना कर दिया। वो बहुत शर्म की बात है। तो एक अभिभावक या कुलपति के काम है वो स्टूडेंट्स के लिए काम करने आया है, ना कि वो राजा है। लेकिन इनका पूरा बिहेवियर राजा के प्रकार का है और उस राजा का अहंकार तोड़ने के लिए हम बैठे हैं। आपको बता दूं कि हम लोग 30 दिन से धरने पे बैठे हैं। आज तक का सबसे लंबा लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में चलने वाला धरना है ये। और हम गर्मी में बैठे हुए थे। इनके अमानवीय तरीके में बता दूं कि हम जिस प्रोटेस्ट जहां बैठे हुए गेट नंबर 1 पे, वहां की इन्होंने पानी कटवा दिया कि हम पानी ना पी पाए। उन्होंने बिजली कटवा दिया ताकि हम अंधेरे में रहें। यही प्रेम, मेरा साथी, मेरा जूनियर है, ये बेहोश हो गया गर्मी के कारण, डिहाइड्रेट हो गया क्योंकि पानी मिलता नहीं है जल्दी। तो एम्बुलेंस हम लोग बुला रहे थे, कुलपति कार्यालय के सामने ये बेहोश होते हैं और उसके सामने एम्बुलेंस दो खड़ी होती हैं, लेकिन एक भी एम्बुलेंस चल के नहीं आती है। एकदम बहुत चिल्लाए, हम लोग बाइक तक लेके आए, आनंद फानन में कैसे भी जब इनको हम लोग बाइक पे लाद रहे थे, तब जाके 40-45 मिनट बाद विश्वविद्यालय की एम्बुलेंस कहीं और से आती है और छात्र को उसके पास उठा के कैसे भी ले जाती है। इनका एक प्रोक्टोरियल बोर्ड का मेंबर, एक भी टीचर मिलने तक नहीं आता है, देखने तक नहीं आता है कि वो लड़का जिंदा है कि मर गया। आप छोड़ दीजिए स्टूडेंट, छात्र और सारी चीजें, इन लोगों के अंदर मानवता तक नहीं है। पूरी तरीके से अमानवीय व्यवहार पे ये लोग उतारू हैं। पूरा सिस्टम इनका ये है कि आइए, पैसा कमाइए और भर के ले जाइए। इनको ना आम परिवारों से मतलब है ना कुछ है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हम 3 का तो निष्कासन हो गया, इनको जो करना था हमारा कर दिया इन्होंने, लेकिन हम इस लड़ाई को जिंदा रखे हुए पिछले 30 दिन से, ताकि हम इनके अहंकार को तोड़ पाए कि जो लोग हमारी ही प्रक्रिया से, इनके भी पिताजी कोई बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं रहे होंगे, ये भी मैंने पता किया, ये भी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते थे। ऐसे लोग जो नॉर्मल बैकग्राउंड से इन्हीं विश्वविद्यालयों में पढ़ के आज वाइस चांसलर बन गए और बड़ी बड़े पदों पे चले गए, वो यही नहीं चाहते हैं कि उन्हीं प्रोसेस से कोई और लड़का उनके पदों तक पहुंचे। तो ये पूरी तरीके से उनके रास्तों को कुचलने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास के सामने हम लोग खड़े हैं। जो लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट आम परिवारों के लिए, आम छात्रों के लिए, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आते हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, जो सपना देके और अपने दम पे, अपने मेरिट पे एंट्रेंस देके आते हैं, उनको जो उनका रास्ता बंद करने का यह प्रयास कर रहे हैं प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी जो वाइस चांसलर हैं, उनको हम लोग रोकने के लिए खड़े हुए हैं और हम लोग डटे हुए हैं। हमें किसी से डर नहीं है, कुछ नहीं है। और हमारा बहुत बार इन्होंने प्रयास किया कि जो हमारा पीसफुल आंदोलन है उसको ये खत्म कर दे, लेकिन ये खत्म नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोगों ने कोई भी उग्रता नहीं दिखाई है। आज हम इतने दिनों से बैठे हुए हैं, 30 दिन हो गया है, लेकिन हम आज भी डटे हुए हैं और हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम लोग दरवाजा बंद नहीं होने देंगे। बिल्कुल प्रिंस जी, आपने सही कहा। लेकिन जो बता रहे हैं आप, मैं जनवरी में गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी और मैंने देखा वहां पर बेसिक सुविधाओं की हालत क्या है। मेरा पर्सनल अनुभव है, और पानी और जो बेसिक सुविधाओं की है वो गंदगी का अंबार है और वो पानी पीने लायक तो नहीं है बिल्कुल। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बातें प्रिंस जी और विशाल जी ने कही, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो आपके खिलाफ FIR हुई है, आप प्रोटेस्ट धरने की साइड पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से VC काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम इसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनाने आए हैं और हम जानते हैं कि गलगोटिया का स्तर क्या है और क्यों उसे ट्रोल करते हैं लोग और वहां के बच्चों का जो है ज्ञान का स्तर क्या है। लेकिन आप बताइए प्रेम जी, आप धरने में पर बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में, 30 दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। टीचरों का जो एसोसिएशन है, क्या ऐसी कोई संस्था है? जैसा कि हम देखते हैं JNU में छात्रों का आंदोलन होता है तो टीचर सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को किन किन वर्गों से सपोर्ट मिल रहा है, कितने छात्रों से मिल रहा है? क्या जो कॉलेज संबंध है, संबद्ध हैं इससे, एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से, उनके छात्रों का क्या सपोर्ट मिल रहा है? प्रेम जी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारी बात उठाने के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे साथियों ने बात रखी, पूरी की बात रख दी है कि कुलपति महोदय से हम लोग सवाल करने जाते हैं। कुलपति महोदय जो सभी कोर्सेजों में 42% आप फीस बढ़ाने का काम करते हैं, जो वाउचर में 41 रुपये फीस है और 51 रुपये ली जा रही है, और क्या कहते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में 800 रुपये फीस थी BA की, उसको सीधा बढ़ा के 1200 रुपये कर दिया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कुलपति महोदय से हम लोग मिलने जाते हैं। कुलपति महोदय द्वारा हम लोग को 1.5 घंटे तक बैठाला जाता है
ऐसा नहीं कि नहीं कहा जाता है नहीं मिलेंगे, 1.5 घंटे के बैठाया था, कहा जाता है कुलपति महोदय अभी बात करेंगे आपसे। जब कुलपति महोदय अचानक से अपनी केबिन हॉल से बाहर निकलते हैं, जाने लगते हैं, तब कुलपति महोदय के सामने हम लोग कागज लेके आते हैं कि सर इस मुद्दों पे हमारा जवाब दीजिए। कुलपति महोदय नो नो कर निकल लेते हैं। तब देखिए हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, जब मेरे सवालों का जवाब न मिले तो हम लोग गाड़ी के आगे भी बैठ सकते हैं। हमने उनकी गाड़ी के आगे बैठा कि गुरुजी जब तक के हमारे सवालों का आप जवाब नहीं देंगे तब तक के हम लोग नहीं हटेंगे। बताइए, कुलपति महोदय ने हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। कैसे हम हमला कर सकते थे? हम 5 की संख्या में थे, आपके 15 पुलिस वाले थे, उसके बाद क्या कहते हैं पूरी प्रोक्टोरियल टीम थी, वहां प्रोक्टर खुद उपस्थित थे। हम कैसे हमला कर सकते हैं? आप एक चीज बताइए कि जब कोई घटना घटती है तो सीधा छात्रों पे कार्रवाई की जाती है। क्या कुलपति महोदय को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोक्टर पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? प्रोक्टोरियल टीम पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? लेकिन कुलपति महोदय सिर्फ छात्रों पे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा, ये आज का कोई एक मुद्दा नहीं है, जब फीस वृद्धि हुई, जब पानी की समस्या, टॉयलेट की समस्या, कोई भी समस्या रही हो, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर कुलपति महोदय से सवाल पूछने का काम करते हैं। कुलपति महोदय की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं। यही हम लोग उनकी नजरों में खटकने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ 30 दिन से बैठा हूँ, मेरी तबीयत भी खराब हुई है, 30 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा हूँ, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन ने, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक गुरु और शिष्य के जो संबंध होते हैं उसको कलंकित करने का काम किया है। आप जहां तक जानते हैं कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं वो सभी छात्रों के गार्जियन और अभिभावक होते हैं। हम 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हम लोगों से मिलने नहीं आए। आप देखे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ लाइट और पानी कटवा दी गई है, पीछे यहाँ वाटर कूलर लगा है, बंद करवा दिया गया, लाइट बंद करवा दी गई है। पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों का शोषण करने पे आमादा है। आपने बताया कि कुछ समय पहले आया था, देखा कि पानी की जिस तरीके की समस्या है, और बताते हैं इसको गलगोटिया और बीबीडी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे यहाँ पीने को पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, क्लासरूमों में चले जाएंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी जेब भरना चाहते हैं। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि आपके द्वारा बढ़ाई गई 42% फीस वापस नहीं ली जाएगी, जब तक कि हमारा और हमारे साथियों का निष्कासन वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक कि हम लोग हटने वाले नहीं हैं। शुक्रिया प्रेम जी। विशाल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि मतलब ये आंदोलन जो है एक बड़ा आंदोलन दिख रहा है, जैसा आपने बताया, प्रिंस ने बताया, प्रेम जी बता रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन हो रहे हैं, जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इलाहाबाद में भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो छात्रों के बीच जो फीस वृद्धि का मामला है, क्योंकि मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि यहाँ पर 500 के करीब छात्र जो है कॉलेज जुड़े हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो ये एक व्यापक मूवमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है, जबकि फीस का असर तो सब पर हो रहा है, सिर्फ लखनऊ शहर में मौजूद कॉलेजों की बात नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये 1 महीने से धरना चल रहा है, तो इसको अब तक एक बहुत बड़े मूवमेंट में स्टेट के कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। देखिए, कहीं ना कहीं पहली चीज तो ये है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि अभी कैंपस बंद चल रहा है। कैंपस बंद है यानी एफिलिएटेड कॉलेज भी बंद है। अभी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी चल रही है यूनिवर्सिटी की, तो अभी 1 महीने के लिए कोई किसी प्रकार का छात्र का आवागमन कैंपस में, कॉलेजेस में नहीं है। दूसरी चीज कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अब ये एक थोड़ा नया ट्रेंड शुरू किया है, हालांकि पहले नहीं होता था। पहले आदमी छुट्टी जब जाता था तो गांव देहात में अपने सुकून से रहता था, लेकिन अब इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि ये छुट्टी के समय ही अधिकतर एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, सेमेस्टर के अधिकतर सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परीक्षा देने के लिए इतनी दूर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक कि शायद ही वो आंदोलन में बैठे। और तीसरा, आप अगर ये मूवमेंट की बात करेंगे तो अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में 1 महीने के आंदोलन में इस प्रदेश का ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं बचा है जो इस आंदोलन में शिरकत ना किया हो और छात्रों का हौसला अफजाई ना किया हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दे चुके हैं।
आप समझिए कि प्रशासन की निर्लजता इतनी है कि जब कोई बड़ा नेता, कोई संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति इस कैंपस में छात्रों का हौसला अफजाई करने आता है, तो एक कैंपस का डेकोर है कि भाई अगर मान लीजिए नेता प्रतिपक्ष है तो उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका एक डेकोर है, क्योंकि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है कि रजिस्ट्रार उस समय उपस्थित हो या प्रॉक्टर उस समय उपस्थित हो जब कोई ऐसी डिग्निटरीज कैंपस में किसी मामले को संज्ञान लेके आती है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष जी आते हैं तो यहाँ ऐसा ना प्रॉक्टर उपस्थित होता है, ना रजिस्ट्रार उपस्थित होता है, और कुलपति का तो हम खैर क्या ही कहें। और दूसरी बात यह है कि देखिए यह आंदोलन सस्टेन अभी तक इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इस कैंपस में कहीं ना कहीं जो आपने बात कही फीस जो है ना वो हार्टलाइन को टच करता है, छात्र के ही नहीं माँ बाप के भी। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें अभी माँ बाप का भी समर्थन मिला था इस आंदोलन को। करीबन करीबन 100 से 150 अभिभावक जिनके बच्चे शायद अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 12वीं कक्षा में है, वो भी इस आंदोलन में अभी समर्थन दिए थे। 100-150 अभिभावक बैठे थे यहाँ सुबह से शाम तक। तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो कैंपस अभी बंद है, थोड़ा उसका प्रभाव है कि ये मूवमेंट में एक बड़े पैमाने पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन ये इस समय प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन है लखनऊ विश्वविद्यालय में। इससे बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के छात्र राजनीति में अभी तक कोई अभी बहरहाल कोई नहीं चल रहा है। सिर्फ यही एकमात्र आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि तमाम विश्वविद्यालय प्रदेश के, चाहे वो जेएनयू हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, बीएचयू हो, पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उन तमाम छात्र संघ से निकले हुए पदाधिकारियों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। और वहां के जो वर्तमान और पुरातन छात्र नेता है वो भी इस आंदोलन को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैंपस अभी बंद है। प्रदेश में तमाम जो चीजें हैं वो अभी राजनीतिक रुझान को लेकर व्यस्तता है सबकी अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी इस आंदोलन में इतने लोग शिरकत कर रहे हैं उन सब, तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि आंदोलन कैंपस खुलते ही एक बड़े भयावह मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन ये कैंपस खुलेगा, हॉस्टल में हमारे छात्र आएंगे, हॉस्टल में आबादी बनेगी, तो वो हॉस्टल की पूरी आबादी यहाँ बैठने का काम करेगी, आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। तो आप देखिए ये मूवमेंट है। बस ये है कि अभी ये मूवमेंट थोड़ा बाउंड छुट्टियों की वजह से है। और दूसरा एक चीज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो छात्र यहाँ जुड़ रहे हैं इस कैंपस के, उनपे प्रशासन लगाम लगाने का काम कर रहा है। लगाम कैसे लगा रहा है? अर्थदंड लगा रहा है। दूसरा, माँ बाप को फोन कर रहा है कि आपका बेटा यहाँ परीक्षा देने के बाद देखिए किस आंदोलन में जुड़ रहा है, अगर ये इस तरीके की करेगा तो हम इसकी परीक्षा बाधित कर देंगे, इसको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल प्रशासन ने बना रखा है कि छात्र यहाँ ना जुड़े, क्योंकि प्रशासन को डर है कि अगर छात्र आम जनमानुस यहाँ जुड़ेगा तो ये बहुत भयावह आंदोलन का रूप लेगा, विकराल रूप लेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कैंपस 10 दिन में खुल जाएगा। 10 दिन बाद आप इस आंदोलन का मूवमेंट देखिएगा, किस तरीके से मोमेंटम ये पूरे प्रदेश की राजनीति में पकड़ेगा ये आंदोलन। बहुत शुक्रिया विशाल जी। प्रिंस जी, मैं आपके पास आऊंगा। फोन स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं। वीसी साहब जो हैं, जब से आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलित हैं, लेकिन हमने देखा है कि हाल फिलहाल के दिनों में जो है यूनिवर्सिटीज में आरएसएस का दखल बढ़ा है। और राहुल गांधी भी कहते हैं कि अब तो आरएसएस की परमिशन से ही जो है वाइस चांसलर नियुक्त किए जाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप इसको कैसे देखते हैं, कितना प्रभाव देखते हैं? ये बात आप सही कह रहे हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले जब कार्यक्रम मतलब कार्यकाल इनका शुरू हुआ जेपी सैनी जी का, तो इन्होंने कार्यक्रम कराया था मोहन भागवत जी का इन्होंने कार्यक्रम कराया था। और मोहन भागवत जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हो जाता है। यहीं पे लाल बहादुरी है उसको लेके। उसके बाद इनके जो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कार्यक्रम लगता है। कार्यक्रम तो लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि पूरी तरीके से विश्वविद्यालय के सारे गेटों को बंद करा देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका विरोध होगा। इस चक्कर में कोई स्टूडेंट ही नहीं आए। उस दिन जबरदस्ती अघोषित छुट्टी हो जाती है, प्रोफेसर तक नहीं घुस पाते हैं अंदर। तो पूरी तरीके से विश्वविद्यालय के गेट बंद कर दिए जाते हैं।
कैंपसेस में भारतीय जनता पार्टी के लगे झंडे, गाड़ियां घुसती हैं। हालांकि कैंपस में किसी को परमिशन नहीं है गाड़ियां लाने की, लेकिन जब भी कार्यक्रम लगते हैं भारतीय जनता पार्टी से लगे झंडों मतलब गाड़ियां दौड़ती हैं और छात्र खुद सहम के साइड में हो जाते हैं। कैंपस में चलना मुश्किल हो जाता है। तो दखल तो ही है। जो अपॉइंटमेंट्स है वो पूरी तरीके से आरएसएस के लोगों के हो रहे हैं। प्रमोशन भी उसी बेस पे हो रहा है। जो बढ़िया प्रोफेसर हैं, जिनका किसी विचारधारा से लेना देना नहीं है, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसका आरएसएस का बैकग्राउंड है उसको प्रमोशन मिल जा रहा है। अभी जो जितना सारा मामला हुआ, शायद हम लोग आरएसएस से होते या एबीवीपी से होते तो हमारा मामला सुलझ गया होता, कुछ नहीं हुआ था हमारे ऊपर। अभी भी बार बार हम लोग को 1 महीने के भीतर बहुत सारे ऑफर्स आए हैं आरएसएस और एबीवीपी की ओर से कि आप लोग आइए, हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, आपका निष्कासन हम वापस करा देंगे। तो ऐसे लुभावन सारी चीजें तो आ ही रही हैं, लेकिन हम डरने दबने वाले नहीं हैं। हम आम छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी आपको बता दूं कि जो परिस्थिति चल रही है कैंपस में। हाँ, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरीके के ऑफर छात्रों को मिल रहे हैं? पार्टी ज्वाइन करने को पैसे का ऑफर मिल रहा है, किस तरीके का ऑफर मिल रहा है? क्या केस की वापसी का? देखिए, बार बार नहीं, फीस वृद्धि पे तो नहीं, साफ कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो निष्कासन हुआ है, आप विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करिए, आपका निष्कासन रद्द कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से आपका निष्कासन रद्द करवा देंगे, आपको पद दे देंगे, ये है वो है। इवन मुझे पीएचडी में एडमिशन तक के ऑफर आ रहे हैं कि आप आ जाइए तो आपको पीएचडी में एडमिशन दिला दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो पीएचडी में एडमिशन होते हैं उनमें आपका वो वाइवा नहीं देखा जाता, आपका टॉपिक नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि आप आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं कि नहीं है, आप विद्यार्थी परिषद में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी परिषद के तमाम सारे लड़के हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और सिर्फ इस नाम पे कि विद्यार्थी परिषद में थे उनको सीधा एंट्री मिल गई है, पीएचडी मिल गया है बिना किसी रोकथाम के। तो ये जो गलगोटिया बनाने का मतलब एक मेटाफर के तौर पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि वाइस चांसलर खुद ही कहते हैं, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी को क्या बर्बाद करने का प्रोजेक्ट है? क्या देखिए, सिर्फ लखनऊ भागवत का कार्यक्रम कराना ये बताता है कि वीसी के पीछे भी आरएसएस है और वो नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ पाए। हाँ, एकदम, इसलिए तो क्लियर मैसेज है। क्योंकि आप देखिए ना कि वो मोहन भागवत जी आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उसके बाद जो छात्र यहाँ सवाल उठाते हैं ऑपोजिशन के, उनके पे एकदम लगाम लगाने की तैयारी हो जाती है कि भाई इनको बंद करो, इनको हटाओ। कई सारे ऐसे छात्र थे जो न्यूट्रल राजनीति करते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक गलत वे में दिखाया जाता है हर जगह कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं। ये गलत बात है। ये फिल्में बकवास दिखाते हैं फिल्मों में कि नहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स मतलब 100 लड़के 50 गाड़ियां, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट लीडर वो होता है जो छात्रों की आवाज उठाता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट लीडर जो किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं रखते हैं, वो अपनी आवाज उठाते थे, उनको पे विश्वविद्यालयों ने यहाँ पे मुकदमा कर दिया है, वो शांति से पढ़ गए हैं। उनके पीछे कोई पार्टी का भी सपोर्ट नहीं है, उनको कोई बचाए। तो ये तो पूरा एक है ही हेजमनी। और जो आपने अभी कहा आरएसएस की बात रही, तो आरएसएस पूरी तरीके से पैर फंसा रहा है। यहाँ पे उनके सारे कार्यक्रम होते हैं, दिन भर सारे हॉल सरकारी पैसे पे बुक होते हैं, उसी पे पूरी तरीके से उनका जनरेटर, बिजली, भाई इसका जो पैसा लगता है विश्वविद्यालय को देना पड़ता है, ये लोग नहीं देते हैं। एबीवीपी के कार्यक्रम होते हैं, आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं, और यही लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति एबीवीपी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, बैठते हैं। इवन ये तक होता है कि उनके लड़कों के लिए फोन तक लगाते हैं प्रोफेसरों को कि इनको नंबर मिलना चाहिए। तो ये तो हाल है इस विश्वविद्यालय का। प्रिंस जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा और इसके बाद हम इस डिबेट को समाप्त करेंगे। आप कह रहे हैं कि यह आंदोलन चलता रहेगा और हम देख रहे हैं कि नीट और पेपर लीक का मामला है, सीबीएसई के ऑनलाइन मूल्यांकन में फर्जीवाड़े का मामला है, उसके बाद से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। राहुल गांधी भी प्रयागराज और दिल्ली और पटना में कार्यक्रम करने वाले, विपक्ष जो है पूरी तरीके से मोबिलाइज है और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मामला है। और आगे जो है मैं देख रहा हूं कि इलाहाबाद और प्रयागराज में जो है कोचिंग पर जो है कार्रवाई हुई, सरकार ने कार्रवाई की। तो क्या आप लोग आगे ये देख रहे हैं कि जो फीस वृद्धि का मामला है उसके लिए एक बड़े लेवल पर समर्थन की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी? क्या छात्रों के आंदोलन से, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों से फीस वृद्धि वापस हो जाएगी? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसका असर बहुत ज्यादा परिवारों पर होने वाला है, लाखों छात्रों पर होने वाला है। या फिर आप लोगों को लगता है कि
ये जो लड़ाई है इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करके जीत ली जाएगी, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी तो किसी की सुनने वाले नहीं है। अब तक का अनुभव यही रहा है। देखिए, ये लड़ाई पहले हमको लगता था कि ये लड़ाई हमारी वाइस चांसलर से है, लेकिन बाद में जब हम 1 महीना बैठते हैं तो हमको सीधा समझ में आता है ये लड़ाई हमारी वाइस चांसलर से नहीं है, सरकार से है। हम 30 दिन बैठे हैं, सरकार ने सुध-बूध तक नहीं ली। हमने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, मिलने से मना कर दिया। हमने गवर्नर मैडम से मिलने का प्रयास किया, मिलने से मना कर दिया गया। और यही जयप्रकाश सैनी जी बार बार जब भी यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि हमारे धरने को समर्थन देने आता था, कोई बड़ा जनप्रतिनिधि, जैसे माता प्रसाद पांडे जी आए थे, तनुज पुनिया बाराबंकी के सांसद आए थे, तो जब भी ये लोग आते हैं तुरंत यहाँ से भागते हैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जयप्रकाश सैनी जी, और योगी जी से मिलते हुए फोटो डालते हैं, बाकायदा पोस्ट करते हैं। उसके बाद जब आंदोलन का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो एबीवीपी के कार्यालय में, जो छात्र संगठन का कार्यालय है, वहां ये जाते हैं। उनके संगठन मंत्री और यूनिट्स के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ फोटो डाल के हम लोग को मैसेज देते हैं कि सरकार मेरे साथ खड़ी है। और जो आप इसका मॉडल देखेंगे, जब आप एनईपी का, एनईपी में साफ है कि यूनिवर्सिटीज को पूरी तरीके से फीस के मामले में भी ये लोग ऑटोनोमस बनाना चाहते हैं, और पूरी उसी की कवायद है कि अब इन्हीं स्टूडेंट से फीस वसूला जाए, उनको पढ़ाया जाए। अब इसमें समस्या यह है कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते हैं कि आम परिवारों के लड़के पढ़े, इनसे सवाल पूछें, तो सीधे सीधे उनके यहाँ घुसने का रास्ता बंद करो, सरकारी विश्वविद्यालय बंद करो, ताकि वो पढ़ ही ना पाए। और ये जो कहें इनकी धर्म की चाशनी का जो भाषण है, उसी में युवा डूबे और लहराए खट्टा बंदूक और धर्म के नाम की जय जयकार करे। अनलेस एंड अनटिल ये भूल जाए कि आखिरकार हम मंदिर जाते हैं या भगवान के दर पे जाते हैं तो हम क्या मांगने जाते हैं। अगर मेरी माता जी जाती होंगी तो वहां क्या मांगने जाती होंगी राम मंदिर? यही ना कि उनके लड़के को रोजगार मिल जाए, बढ़िया नौकरी हो जाए, बढ़िया स्वास्थ्य हो। लेकिन बीजेपी ये सारी चीजें देने में असक्षम है, और बस ये लोग एक हवा बनाए हुए उस चीज का, वो धीरे धीरे भारतीय युवाओं को समझ में आ रहा है। और ये आपने सही कहा, अब ये मूवमेंट हम रोकने वाले नहीं है। जैसे ही विश्वविद्यालय खुलेंगे, हम जगह जगह जहां भी छात्र संगठन हैं, जहां भी हमारी जान पहचान है छात्रों से, हम वहां पे सबसे पहले ज्ञापन दिलवाने का कार्य करेंगे। वहां के कुलपतियों को विश्वविद्यालयों में पहले ज्ञापन दिलवाया जाएगा, फिर जिलाधिकारी को दिया जाएगा, उसके बाद से एक बड़ा सा मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास करेंगे हम। बस मैं एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि जैसा कि प्रिंस जी ने बताया कि आरएसएस के कार्यक्रम दिन भर होते हैं और तमाम लोग आते हैं कार्यक्रम करने, वाइस चांसलर की पूरी सह है उनको, या कहिए कि वाइस चांसलर पर ही राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है सो कॉल्ड एनजीओ उनकी सह है। तो जब वीसी ये कहते हैं कि छात्रों को देने के लिए मतलब टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज कराए जा रहे हैं, और फिर दूसरे लोगों को बुला करके पैसे खर्च किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन अपना संसाधन खर्च कर रहा है, ये सब क्या बताता है? ये तो बताता है कि मतलब यूनिवर्सिटी के जो संसाधन है, जो पैसा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो कहीं और खर्च हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, जो यहाँ के एक्सपेंडिचर पे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, छात्रों पे खर्च होना चाहिए था, स्कॉलर्स पे खर्च होना चाहिए था, स्कॉलरशिप्स पे खर्च होना चाहिए था, वो वहाँ खर्च होने के बजाय कहीं और खर्च हो रहा है। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो मोहन भागवत के कार्यक्रम में। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो फला मंत्री जी के कार्यक्रम में। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो एबीवीपी के इकाई गठन में। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो आरएसएस के कार्यक्रम में। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग जो है, हम लोग का फीस स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो हम लोग कल्चरल फीस देते हैं। हम लोग पर सेमेस्टर जो है 100 रुपया कल्चरल फीस देते हैं, यानी साल में 200 रुपया देते हैं, और यहाँ इस मेन कैंपस में 16,000 से ऊपर छात्र पढ़ते हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर हाल में विशाल सिंह को कार्यक्रम कराना हो, हर्षित शुक्ला को कराना हो, प्रिंस प्रकाश को कराना हो, तो हम लोग को कार्यक्रम के लिए हॉल की अनुमति नहीं मिलेगी। हम लोग क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम लोग का शायद राजनीतिक विचारधारा दूसरे पार्टी से मिलता है। हम लोग शायद इस कैंपस के मतलब एकदम विहीन वर्ग से माने जाते हैं। इस तरीके के प्रशासन की रवैया रहती है। हम लोग जब हाल की मांग करते हैं कि हमको भी कार्यक्रम करने के लिए हाल दिया जाए, हम लोग भी कल्चरल फीस दे रहे हैं, लेकिन इकाई गठन करना है एबीवीपी का, तो उनके लिए हॉल फ्री है, उनके लिए ग्राउंड फ्री है, उनके लिए बाकायदा सुरक्षा में मुस्तैद कि उनके कार्यक्रम में किसी प्रकार की हनन ना हो, हलल ना हो, उसके लिए बाकायदा यहाँ
पुलिस प्रशासन, एसआई से लेकर तमाम लोग, गार्ड यूनिवर्सिटी के खड़े होते हैं कि आपका कार्यक्रम सफल हो जाए। मोहन भागवत, बताइए, यही मालवीय सभागार है, अगर हमको चाहिए तो हमको नहीं मिलेगा, हम यहीं के छात्र हैं, प्रिंस प्रकाश यहीं के छात्र हैं, हम लोगों को मालवीय के लिए हाल नहीं मिलेगा। लेकिन वही मोहन भागवत का कार्यक्रम होगा तो मोहन भागवत को सुबह से लेकर रात तक फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा, जबकि बाहरी कार्यक्रम के लिए उस हाल की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके लिए जो है वहां पे कोई बीसी के परिवार का कार्यक्रम होगा तो उनके लिए हॉल का चार्ज नहीं लगेगा, किसी प्रोफेसर का कार्यक्रम होगा तो उनके लिए हॉल का चार्ज नहीं होगा। अरे तो आप हमसे, सवाल यह है कि कल्चरल फीस ले क्यों रहे हैं जब हमको हॉल देना नहीं है और हमको कोई प्रोग्राम करने की, करिकुलर प्रोग्राम और एकेडमिक प्रोग्राम करने की आप अनुमति नहीं देते हैं। हम अगर ग्राउंड में कार्यक्रम करते हैं तो आप पुलिस बल के दम पे हमको उठवा के इको गार्डन थाने भेजने का काम करते हैं, आप फर्जी मुकदमा लगाने का काम करते हैं। तो देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूनिवर्सिटी का जो पैसा है, जो बजट है, उसका आधा नहीं, मैं कह रहा हूं 1% भी ये अगर छात्रों पे खर्च कर देते तो आज ये लखनऊ विश्वविद्यालय इतना पुराना विश्वविद्यालय है, इतना पुराना इतिहास है। यहाँ के इतिहास में आचार्य नरेंद्र देव जैसे भी कुलपति रहा है जो समाजवादी विचारधारा की अलग जलाने का काम किए हैं पूरे देश में। और आज आप यहाँ के कुलपति को देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, राधा कमल मुखर्जी, बीरबल साहनी जैसे कुलपति इस विश्वविद्यालय में बैठे हैं, लेकिन आज यहाँ के कुलपति की आप मंशा देखिए। यहाँ इस कुलपति पद की गरिमा को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। हम उस कुलपति पद को बचाने का तो काम कर ही रहे हैं, साथ में छात्र हित को भी बचाने का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि प्रशासन ने तमाम मुकदमे, तमाम हथकंडे हम लोगों पे अपनाए हैं, लेकिन हम लोग का मनोबल बहुत मजबूत है। हम लोग जो है डरने वाले लोग नहीं। लगातार 8 साल से इस विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और लड़ रहे हैं तो हम लोग जो है अपने लिए नहीं लड़ रहे, आने वाली कौम जो यहाँ गरीब गुरबे से आए बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए लड़ रहे हैं। उनपे जो बजट यूनिवर्सिटी का एक्चुअल में खर्च होना चाहिए वो बजट खर्च नहीं हो रहा, उसके लिए लड़ रहे हैं। आप लाइब्रेरी में चले जाइए, आपको आज भी वही पुरानी घिसी पिटी किताबें मिलेंगी, एक भी नया एडिशन नहीं मिलेगा। यही लाइब्रेरी है, अभी परसों का न्यूज है, 15 एसी में से कॉपर का वायर चुरा के ले गए। बताइए, आप सीसीटीवी सर्विलांस की बात करते हैं इस कैंपस में, आप कैसी सुरक्षा है कि आपके एसी का वायर चुरा के ले जा रहा है कोई भी व्यक्ति और आपके पास जवाब नहीं है। और वो 15 एसी बंद है, गर्मी में छात्र, इतनी 45 डिग्री सेल्सियस में छात्र वहां बैठ रहा है गर्मी में, वो 300 रुपया साइबर लाइब्रेरी का फीस देता है हर सेमेस्टर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गिनाने पे आऊं तो इस विश्वविद्यालय के इतिहास के मुताबिक तो ये विश्वविद्यालय का इतिहास खत्म करने के लिए ये लोग जन्म लिए हैं। सरकार ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठा रही है जो इस विश्वविद्यालय के इतिहास को सुशोभित नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसको खंडित करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। तो ये लड़ाई हमारी सीधे सीधे सरकार से भी है और इस तानाशाह कुलपति से भी है। और हम लोग गलत नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सही लड़ रहे हैं, हम लोग वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जब मुझे कोर्ट में ये लोग क्रिमिनल ऑफेंडर बता रहे हैं। बताइए, हमारा क्राइम ये है कि हम फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा क्राइम ये है कि हम साफ पानी के लिए लड़ रहे हैं, हमारा क्राइम ये है कि मैं साफ वॉशरूम के लिए लड़ रहा हूँ, साफ कैंपस के लिए लड़ रहा हूँ, अच्छी किताबें के लिए लड़ रहा हूँ, फ्री लाइब्रेरी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा क्राइम सिर्फ ये है, छात्र संघ चुनाव की मांग के लिए मैं लड़ रहा हूँ, सिर्फ मेरा क्राइम ये है। मुझे क्रिमिनल ऑफेंडर कोर्ट में बताया जाता है इनके यूनिवर्सिटी काउंसिल द्वारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, विश्वविद्यालय में हम लोग जब आते हैं अपने घर से तो अपने अभिभावक को छोड़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक यही कुलपति, यही प्राक्टर, यही प्रशासन होते हैं। हम लोग इनके भरोसे अपना जीवन, अपना भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन ये लोग हमारे भविष्य को खत्म करने का काम कर रहे हैं, निर्माण करने का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत देखिए, अब मैं आपको बता दूं, अभी आप क्लासरूम में चले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम जीरो है, एकदम जीरो, शून्य। और छोड़िए, मैं आपको उससे बड़ी घटना बता दे रहा हूं। एक और हमारे साथी है सत्यम यादव, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया, तो उनका निष्कासन हो गया है। और उनका निष्कासन एकदम न्यूरे किया गया है, मतलब किसी को हनक और भनक तक नहीं लगी है कि उनका निष्कासन कर दिया गया है, एलएलएम से उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया है। रातों रात उनका लेटर टाइप होता है, रातों रात उनको मेल कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि कल से अगर आप कैंपस आएंगे तो आपको जबरन हम पुलिस से उठवा के जेल भेजने का काम करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं उनकी गलती यह थी कि जो बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अभी हाल ही में यहाँ निरीक्षण था। निरीक्षण किस लिए था कि जो बीएलएलबी की इन्होंने सीटें बढ़ाई है, उसके अप्रूवल के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति चाहिए होती है। तो उसकी अनुमति के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी विश्वविद्यालय का पहले निरीक्षण करता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, लीगल फैकल्टी देखता है और तमाम
देखता है और तमाम मूट कोर्ट और तमाम उस तरीके की लीगलिटीज को वो देखता है। उसके बाद वो अप्रूव करता है कि यहाँ पे लीगल सीटें और कितनी बढ़ानी चाहिए, ये बार काउंसिल का नियम है। तो जब कुलपति महोदय फीस हाइक किए हैं तो फीस हाइक में आप एक चीज ये जरूर जानिएगा, ये लोग कह रहे हैं कि हमने सीटें बढ़ाने का काम किया है। अरे सवाल तो हम ये पूछ रहे हैं कि वो चीज ठीक है कि आपने सीटें बढ़ाई हैं, लेकिन आप सीटों के साथ पैसा बढ़ाने का भी काम किए हैं, इस चीज में आपके नियत में खोट है। इस सवाल को लेकर हम लोग घेराबंदी किए हैं कि आपने 10 सीटें बढ़ाई है तो 10 सीटों का पैसा भी तो बढ़ाया है। अगर आप सीटें बढ़ा रहे थे तो मान लीजिए कि जो पहले का फीस स्ट्रक्चर था उसी पे आप सीटें बढ़ाते तो हम वो सराहना करते, उस कार्य को हम लोग उसको सराहना करते कि बहुत उचित पहल है कुलपति द्वारा। लेकिन आपने सीटें बढ़ाने के साथ साथ पैसा बढ़ाने का भी काम किया है, यानी आप डबल लूट कर रहे हैं। आप सीट तो बढ़ा ही दिए हैं और पैसा भी बढ़ा दिए हैं। आपने 50 सीट की जगह 100 सीट किया है, लेकिन आप 100 सीट पे पैसा भी बढ़ा के ले रहे हैं। यही BA LLB 25,000 पर सेमेस्टर, जिसमें सबसे ज्यादा छात्र आते हैं, सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग फॉर्म्स आते हैं, उसका इन्होंने 47,000 पर सेमेस्टर फीस करने का काम किया है। इन्होंने अभी एक नया कोर्स शुरू किया BBA LLB, उसका पर सेमेस्टर 81,000 रुपया है। अब ये बताइए, अगर मेरे को BBA LLB करना होगा तो क्या मेरी यहाँ क्षमता है मेरे माँ बाप की कि वो मुझे यहाँ खेत बेच के BA LLB BBA LLB करा पाएंगे? ये तो है। डिप्लोमा कोर्सेज पर सेमेस्टर 80,000 रुपया है। यहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी से महंगा इनका फीस स्ट्रक्चर है। मैं एक दिन कंपेयर कर रहा था इसी यहीं बैठ के आंदोलन में, तो मैंने देखा कि अमेठी यूनिवर्सिटी और BBD यूनिवर्सिटी से BA LLB यहाँ का महंगा हो गया है, और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को इस तरीके से प्राइवेट फंडेड करने का काम ये जो सरकार और सरकार के नुमाइंदे यानी ये जो कुलपति बैठ के कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं BCI पे आऊंगा। इन्होंने क्या किया, BCI की निरीक्षण से पहले इन्होंने इंजीनियरिंग फैकल्टी, फार्मेसी फैकल्टी को जो है कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट किसमें किया, इन्होंने सेंटर ऑफ लॉ बना दिया उसको रातों रात, सेंटर ऑफ लॉ 2, सेंटर ऑफ लॉ 3, जबकि इनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि BCI इनको अनुमति दे कि आप सीटें बढ़ाइए। लेकिन इन्होंने वो भ्रष्टाचार किया कि इन्होंने इंजीनियरिंग फैकल्टी में ये BCI को झूठ बोल के कह रहे हैं कि हाँ ये भी सेंटर ऑफ लॉ है, वो फार्मेसी भी सेंटर ऑफ लॉ है। तो ये उस भ्रष्टाचार को उजागर किया जब हमारे साथी सत्यम ने, तो उसको इन्होंने निष्कासित किया। उस पे इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज का मुकदमा लगाया, उस पे इन्होंने तमाम मुकदमे लगा के उसका हॉस्टल छीना और रातों रात आनंद फानन में उसको निष्कासित करने का काम किया। और मैं बता देना चाहता हूं कि BCI ने अभी उनकी ये सीटें जो है रोक दी हैं। ये जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ था इसके चलते BCI ने अभी इनको अनुमति नहीं दी है कि आप इतनी सीटें BA LLB में अभी बढ़ा सकते हैं, तो अभी रोका है। BCI ने कहा है कि हम दोबारा निरीक्षण करेंगे, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम लोग तो सही के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई अपने घर जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे इस विश्वविद्यालय में। हम जो है कि आम जनमानव अपने हक की, आने वाले कौम को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में एक समय 500 रुपया में भी BA हो जाता था। हम खुद इस विश्वविद्यालय में एक साल का BA का फीस 6,000 रुपया था। आज वही BA सेल्फ फाइनेंस के नाम पे 16,000 कर दिया गया है। मैं 6,000 में यहाँ BA पढ़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ वो दर्द, वो पीड़ा जो गरीब छात्र को होता है। क्योंकि हम लोग छात्र नेता हैं तो हम लोग जानते हैं कि कई छात्र जब गेहूं और किसान, उनके पिताजी बेचते हैं गेहूं, बोरी के बोरी बेचते हैं, तब वो यहाँ की फीस भर पाते हैं। जब फसल कटती है तब वो यहाँ की फीस भर पाता है। आप स्कॉलरशिप नहीं दे पाते हैं। स्कॉलरशिप का यहाँ ये आलम है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छात्र 80,000 रुपया MBA जैसे कोर्सेज में दे देता है, लेकिन उसका स्कॉलरशिप जो है कभी कभी ये होता है कि आता ही नहीं है। तो ये बताइए कि एक बार जब उसने 80,000 पर सेमेस्टर दे दिया तो दूसरी बार उसके पिताजी की कमर टूट जाती है कि वो 80,000 फिर कहां से देंगे। और अगर आप MBA का प्लेसमेंट देखेंगे तो प्लेसमेंट आपको MBA का यहाँ 2 लाख पर एनम, 2.5 लाख पर एनम, वो भी मिला नहीं मिला। ये यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ये यहाँ पे कंपनीज, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो यहाँ कभी दस्तक नहीं देती है, लेकिन पैसा लूटने में ये महारत हासिल किए हैं। छात्र यहाँ जितनी लागत लगा के पढ़ता है उतनी लागत से यहाँ डिग्री लेके जाता है तो आगे नौकरी भी नहीं पाता है। ये इस विश्वविद्यालय का आलम है। ये इस कुलपति ने इस विश्वविद्यालय को इस तरीके से तब्दील कर दिया है कि इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और लगातार लड़ाई लड़ी रहे। आंदोलन 1 महीने से चल ही रहा है। से अब आगे सरकार और सदन में भी हम लोग माननीय नेताओं से इस बात को उठवाएंगे, इस कुलपति के धांधली को उजागर करवाएंगे। जब सदन शुरू होगा, आगामी सदन सत्र में हम लोग ये कहवाएंगे माननीय नेताओं से, माननीय जनप्रतिनिधियों से कि आप इस बात को रखिए कि गरीब गुरबे छात्र
जो आएगा देहात कूचे से, उसके लिए ये विश्वविद्यालय के प्रवेश बंद कर रहे हैं, उसके लिए ये विश्वविद्यालय के द्वार बंद कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में इतिहास रहा है, जो सही के लिए लड़ा है वो निष्कासन मुकदमा झेला है। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, उस इतिहास के साथ ये भी इतिहास रहा है कि वो इस विश्वविद्यालय के इतिहास में यहाँ निष्कासन और मुकदमे झेलने के बाद वापस आए हैं और लड़ाई जारी रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा भैया जो प्रकरण है, इस प्रकरण के खिलाफ हम लोग मनोबल मजबूत है, एकजुट हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी अभी ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। यहाँ छात्र जो है 18 साल के ऊपर प्रवेश लेता है, उसकी बुद्धि उसकी सोचने की क्षमता जो है एक अडल्ट के रूप में मानी जाती है। वो यहाँ से अपने भविष्य का निर्माण करता है, वो यहाँ से तमाम नौकरियों में जाता है, तो वो एक अडल्ट है, तो उसके सोचने समझने के विवेक पे सवाल नहीं किया जा सकता है। अब ये बताइए, ये कुलपति मिलने को तैयार है लेकिन कह रहा है आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए। सवाल यहाँ ये नहीं है कि पेरेंट्स को लेके आइए या नहीं लेके आइए, सवाल यहाँ ये है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हमारे माता पिता का कोई काम नहीं है। ये लड़ाई बतौर छात्र नेता, बतौर छात्र हमने लड़ी। इसमें आप हमारे माता पिता को बुला के जो है, इस तरीके से कोई स्कूल नहीं है कि यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा या आप हमारे माता पिता को कंप्लेन करेंगे। हमारे माता पिता जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं कि हमारा लड़का क्या कर रहा है विश्वविद्यालय में और क्या नहीं कर रहा है। इतना विवेक हम लोगों के पास भी है, सोच समझ है। तो कहीं ना कहीं कुलपति कह रहा है कि आप माता पिता को लेकर आइए, आप हम तब मिलेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि माता पिता आएंगे नहीं आएंगे, सवाल यही है कि भाई हमारा अपना विवेक है, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई बच्चे नहीं है। हम लोग 12वीं कक्षा से पास होके एंट्रेंस क्वालिफाई करके विश्वविद्यालय में 8 साल समय दिए हैं। 25 साल की उम्र है हम लोगों की, 24 साल की उम्र है हम लोगों की। तो ये मामला है पूरा, तो इस मामले पे हम लोग आगे जारी रहेंगे। आप प्रिंस जी भी आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और आप लोगों ने 1 घंटे का समय दिया और आप लोगों को जाना भी है, मैं जानता हूं आप लोगों की वकील के साथ मीटिंग भी है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन हमारे दर्शकों को एक समझ बनाने में मदद मिली होगी इस कार्यक्रम के जरिए, इस वीडियो के जरिए जो बातचीत हुई हमारी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है और ये जो फीस वृद्धि हुई है, जो औसतन जो है 40% से ज्यादा है हर कोर्स में, उसके खिलाफ जो छात्र लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई कहां तक पहुंची है और वो किसके लिए लड़ रहे हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आरएसएस का दबदबा बढ़ा है और वाइस चांसलर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, किसका प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। ये सब बताता है कि एक यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जो छात्रों की लड़ाई है वो सिर्फ फीस वृद्धि तक सीमित नहीं है। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।